नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच में मैं किसी सब्जेक्ट के विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित नहीं हुआ हूँ, बल्कि आज समाज में होने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी के परिवर्तन को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ। ये बात तो निश्चित है कि परिवर्तनशीलता प्रकृति के नियम है और उस नियम को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन समाज में ऐसा देखा जाता है कि जो परिवर्तन जब होते हैं, कुछ नई सोच, नए तरीके, नए दर्शन, नए विचार, नई टेक्नोलॉजी का जब आगमन होता है तो कुछ लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं और अपनी पुरातन व्यवस्था से ही उनका लगाव होता है और इसी पुरातन व्यवस्था से लगाव या उससे बंधे रहना ही परंपरावादी या रूढ़िवादी कहलाता है। जो लोग नए विचारों को, नए तरीकों को, नए तकनीक को समय के अनुकूल ग्रहण करते हैं वो उदारवादी हैं और आवश्यकता इस बात की होती है कि हम नवीनता को अपनाएं। जो नवीनता को अपनाता है वही आधुनिक होता है और वही समय के साथ चल पाता है और समय की परिस्थितियों को समझता है। अगर हम नवीनता को नहीं हम अपनाएंगे तो विकास के दौड़ में हम पीछे छूट जाएंगे। मैं इसे एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के 21वीं सदी का। क्यों महत्वपूर्ण मुद्दा है? क्योंकि 21वीं सदी सूचना तकनीक का युग है और यह सूचना तकनीक एक क्रांति की तरह आया है। जो लोग इस सूचना तकनीक का वर्ण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं, उस समाज में बहुत आगे निकल जा रहे हैं, चाहे शोहरत में, पैसे में, दौलत में, इत्यादि क्षेत्रों में। ये जो परिवर्तन है और कोरोना के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सूचना क्रांति ने अपना जबरदस्त प्रदर्शन किया है और उस प्रदर्शन के अनुरूप, उन जरूरतों के अनुरूप जो नहीं बदला, वह समाज में आज बहुत कम समय में वह पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ पे पिछड़ रहे हैं और कहाँ पे ग्रहण करना है, इन सारी चीज़ों पर मैं एक संक्षिप्त वार्ता में आपके सामने लेकर के मैं आया हूँ। वार्ता नहीं कहें, मैं अपने विचारों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। देखिए, जब हमारा प्राचीन दौर था और वह दौर था, हम चल रहे थे कहाँ, तो हम थे इस स्टोन एज में। इस स्टोन एज में हम लोग चल रहे थे। ये दौर जब मानव अग्नि से परिचित नहीं था और मानव का यह दौर प्रारंभ होता है लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से और मानव का उद्भव के संदर्भ में विद्वानों ने माना है कि मानव का उद्भव अफ्रीका के पूर्वी पठारी भाग से, केनिया, तुर्काना झील के आसपास से, इथोपिया हाईलैंड से आसपास से हमारे मानव जाति का उद्भव होता है। मतलब मानव जाति का उद्भव का मतलब यहाँ पर है कि डार्विन के विकासवादी सिद्धांत के अनुरूप मानव के पूर्वज हमारे पशु थे, अर्थात वनमानुष थे, बंदर थे और उन्हीं का अगला कड़ी था मानव का उद्भव होना, मानव पशु से मानव में चेंजिंग आना। तात्पर्य ये है कि मानव जब अपने मस्तिष्क का, अपनी बुद्धि का यूज करने लगा और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए तकनीक का प्रयोग करने लगा, तब से जानवर रूपी प्राणी मानव में वह परिवर्तित हो गया। और ये चलता है कब?
तो 25 लाख वर्ष पहले, जब वो पत्थरों से ही वह अपने शिकार के लिए उसे फेंकता है और पत्थरों के रूप और आकार को बदलता है, उन पत्थरों से का उपयोग करता है शिकार के लिए। मतलब वो बुद्धि लगाता है, अपने मजबूत जबड़े, अपनी मजबूत मांसपेशियां को प्राश्रय नहीं दे करके वह अपने मस्तिष्क को प्राश्रय देता है। और जब से ये मानव समुदाय करता है, तब से यह मानव की वह पशुरूपी प्राणी मानव के श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। और आप जानते हैं कि ये स्टोन एज है, क्योंकि पत्थरों का ये प्रयोग करता है। और इस स्टोन एज में भी समय समय पर परिवर्तन होते चले गए। जैसे एक पूरा पाषाण काल का दौर था जो 5 लाख BC, अगर हम भारत के भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में, मानव के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो 5 लाख BC से लेकर के 10,000 BC तक का जो कालखंड रहा, उस कालखंड में मानव बड़े बड़े पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। लेकिन मध्य पाषाण काल 9000 BC से 5500 BC के बीच में मानव ने उन्हीं पत्थर के औजारों को छोटा कर दिया। इतना छोटा कर दिया कि इस समय के औजार माइक्रोलिथ टूल्स के तौर पर हमें दिखाई देते हैं। मतलब छोटे छोटे पत्थर के औजार थे और उसे लकड़ी में लगा करके उसे फेंक करके मारते थे। तो एक बहुत परिवर्तन आया, जो सिद्धस्त थे कि छोटे टूल्स का प्रयोग हम किस प्रकार बेहतर करें, वो सरवाइव कर गए। समय बीता और ये पत्थर के समय में मानव कच्चे मांस खाते थे, शिकार करके उसे किसी तरह खाते थे। ये दौर था। लेकिन समय बदला, नवपाषाण काल आया और नवपाषाण काल में मध्यपाषाण में ही यद्यपि हमारे जो हैं कि अग्नि का परिचय हो गया था। ये हमारे जो है अग्नि का आविष्कार हुआ और मानव समुदाय इस अग्नि का प्रयोग करने लगे और जो कच्चा मांस था, उस कच्चे मांस के जगह पर अब ये पका पकाया हुआ मांस जो है खाने लगे। इसका प्राचीनतम साक्ष्य गुजरात से प्राप्त होता है। कुछ हमें यूपी में बेलन घाटी से भी कुछ अग्नि के कुंड हमें प्राप्त हुए। अब देखिए ये परिवर्तन हुआ, कहाँ कच्चा माल, कच्ची सामग्रियां थी, उससे पकी हुई सामग्रियों में परिवर्तन हो गया। जिन लोगों ने इसे परिवर्तन किया, एडॉप्ट किया, उस दौर के समाज में वो आगे निकल गए। फिर समय बदला और इस समय के साथ नवपाषाण काल में फिर ये जो है कि कृषि को अपनाने, कृषि को बोने लगे। तो अब इनके पास में वो समस्याएं नहीं रही कि अब हम शिकार करेंगे, जानवर को ढूंढेंगे, मारेंगे। अब इसी समय वो कृषि प्रारंभ में कि हम एक जगह उसे रोपेंगे, बोएंगे और वहीं से काटेंगे और अपने खाने का जुगाड़ मानव ने लगा लिया। जहां मांस और जंगल के फल फ्रूट पर निर्भरता थी, उस जगह पर अब कृषि के द्वारा अब उनकी जो है कि आवश्यकताएं पूरी होने लगी। और इसी समय जो पहले पशुवत जीवन जी रहे थे, जहां कोई पारिवारिक संकल्पनाएं बहुत स्पष्ट नहीं थी, वहां पर नवपाषाण काल में एक पारिवारिक संकल्पनाएं भी आने लगा और आदिम विश्वास भी आने लगा, इस प्रकृति पे विश्वास आने लगा और कहीं ना कहीं ईश्वरीय तत्व भी कहीं ना कहीं विश्वास करने लगे, टोना टोटका पर विश्वास करने लगे। तो कहीं ना कहीं हमारी बौद्धिकता जो है वह बढ़ी। हम स्टोन से, मन शिकार से हम कृषि में हम आकर के परिणत हो गया। मानव जो है वह कृषि में वह परिणत हो गया। यह नवपाषाण काल का दौर था। देखिए समय कैसे परिवर्तन हो रहा है। समय बीता, समय बीतने के साथ इन कृषि काल में के बाद मानव जो है वह धातु से परिचित होता है और सबसे पहले धातु था तांबा और ताम्रपाषाण युग का आगमन हो जाता है। ताम्रपाषाण युग, तांबे के बाद का युग जो है धीरे धीरे कृषि में उन्नति लाता है और इसी के साथ सभ्यता का आगमन होता है।
पहले नवपाषाण काल के बाद ताम्र प्रशांत संस्कृतियों का आगमन होता है। संस्कृति का मतलब है जब मानव अपनी जीवन शैली को विकसित कर लेता है, रहने खाने उठने बैठने के एक ढर्रे को विकसित कर लेता है, तो इसे हम संस्कृति कहते हैं। लेकिन जब संस्कृति में शिक्षा का प्रवेश हो जाता है तो उसे हम सभ्यता कहते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में पहली सभ्यता के तौर पर हड़प्पन सिविलाइजेशन का आगमन हो जाता है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में जहां पर लिपि का आगमन होता है, शिक्षा का आगमन होता है, वहीं पर नगरीकरण और व्यापार का आगमन होता है। मतलब हम कृषि से हम 2 कदम हम आगे चलते हुए हम एक व्यापार की तरफ हम जो है बढ़ते हैं और बहुत ही स्पष्ट कला की तरफ जो है हम बढ़ते हैं। ये देखिए इंडस सिविलाइजेशन में कितनी खूबसूरत जो है कला का हमारा आगमन हो जाता है। ये हमारा जो है उस समय के मृदभांड जो है कि हमारे बनने लगते हैं। कहाँ हम स्टोन एज में थे और कहाँ इंडस सिविलाइजेशन में हम एक बेहतरीन कला का जो है कि हम प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी के साथ हम जो है बड़े बड़े भव्य भवनों का भी जो निर्माण जो है इंडस सिविलाइजेशन में होने लगता है। बड़े बड़े भव्य, ये देखिए हमारा जो है मोहनजोदड़ो का ये सीन है। और ये मोहनजोदड़ो में आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है कि ग्रेट बात है, नहाने का है। और इतने बड़े स्ट्रक्चर और भवन जो है कि हमारे निर्माण होने लगे। देश के अंदर अंतर्देशीय व्यापार के साथ साथ बाह्य व्यापार भी होने लगा, जो हमारा सीरिया से, मिस्र से और पश्चिम एशिया से बहुत ही संपन्न व्यापार जो है कि हमारा होता था। समय बीता और समय के साथ इस समय तो लिपि आ गई, लेकिन दुखद बात है कि इस समय की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। इसलिए उस काल में क्या लिखा गया उसका जो है कि प्रमाण हम लोग नहीं लगा पाते हैं। पुरातात्विक स्रोतों की सीमितता और उस समय की लिपि को नहीं पढ़ पाने के कारण हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में सिर्फ हम अनुमान लगाते हैं। लेकिन जब वैदिक काल आता है, जिसका कालखंड 1500 BC से लेकर के 600 BC का कालखंड है, इसी दौर में मानव ने ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया। और वैदिक काल में जो 1500 से 600 BC का कालखंड है, इस कालखंड में हमारे 31 ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ लिखे गए, जिसमें 4 वेद, 8 ब्राह्मण, 6 अरण्यक और 13 उपनिषदों की हमारी रचना हुई। और ये सारे ग्रंथ जो थे वो ग्रंथ हमारे मौखिक थे, मौखिक साहित्य थे, अभी लिखा नहीं गया था, बल्कि इसे मस्तिष्क में ही इसे जो है मंत्रों में पिरो करके, ऋचाओं में पिरो करके इसे स्मरण रखा जाता था। अब मस्तिष्क क्षमता मानव की बड़ी हो गई थी, इसके पास मेमोरी थी, स्टोरेज रखने की क्षमता थी। और इस क्षमता ने कई दृष्टिकोणों को उजागर किया। ईश्वर क्या है, कृषि कैसे होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आगे बढ़ेगा। आगे जाकर के इन्हीं पृष्ठभूमि में नगरों का स्थापना होने लगा। 16 महाजनपद आए और 16 जनपदों से आगे चल करके हमारा मगध साम्राज्य हमारा अस्तित्व में आया, जो भारत का पहला साम्राज्य अर्थात एक विशाल हमारा देश के तौर पर अस्तित्व में आया। और यह आया मौर्य काल में। आगे समय बीतता है, वैदिक काल हमारा समाप्त होता है। और वैदिक काल के समाप्त होने के साथ हमारा जो है 6th BC का पीरियड आता है। और इस 6th BC के पीरियड में हमारा जो है मुद्रा का आगमन हो जाता है, नए नए दर्शन हमारे एस्टेब्लिश होते हैं। वैदिक काल में जो स्थापित परंपराएं थी, वर्ण व्यवस्था का हमारा आगमन हो गया था, जाति व्यवस्था आ गया था, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता आ गई थी, चतुर्वर्ण व्यवस्था हमारा एस्टेब्लिश हो गया था, यज्ञों में हमारी जो है कि हिंसा हो रही थी। इनके अगेंस्ट में मानव अब रिवोल्ट करना स्टार्ट करता है और कई दर्शन सामने आते हैं। बुद्ध, महावीर जैसे हमारे दार्शनिक उभर के आते हैं। माना जाता है कि गंगा घाटी में 62 संप्रदाय थे उस दौर में, जिसमें बुद्ध, महावीर, आजीवक, चरवाक ऐसे हमारे जो है कि महत्वपूर्ण दार्शनिक जो है आए। इसी काल में सबसे पहले लेखन कला का आगमन हो जाता है। पहले लोग मेमोरी में रखते थे, लेकिन 6 BC में लेखन कला का आगमन हो जाता है। इसी काल में मुद्रा का हमारा आगमन हो जाता है। और ये मुद्रा
जो है, जो पहले बटर सिस्टम था, मोल भाव प्रणाली था, उस जगह पर मुद्रा जो है एक नई अर्थव्यवस्था को जन्म देता है। एक बदलाव का दौर था। एक तरफ जहां पर छोटे छोटे राज्य विलीन हो रहे थे और बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हो रही थी, एक तरफ जहां बटर सिस्टम समाप्त हो रहा था, लेन देन प्रणाली जो है कि मोल भाव प्रणाली जो है, वस्तुओं का आदान प्रदान समाप्त होकर के क्वाइन मुद्रा में कन्वर्ट हो रहा था, जहां पर वैदिक परंपराओं पर लगातार हमला बुद्ध और महावीर कर रहे थे और नवीन विचारों का स्थापना कर रहे थे, रूढ़िवादी तत्वों से वो लड़ रहे थे, चतुर्वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर प्रश्न उठा रहे थे, वहीं पर मानव के समतामूलक समाज की स्थापना की बात कर रहे थे। एक तरफ जहां पर जो है कि कृषि में उन्नति हुई थी और कृषि में उन्नति, लोहे के आविष्कार ने कृषि में बहुत अद्भुत परिवर्तन कर दिया था और बड़े बड़े सेठ साहूकार भी नगरीकरण और औद्योगिकरण की दिशा में समाज आगे बढ़ रहा था। जो लोग पिछड़ गए, जिन लोगों ने पुरानी व्यवस्था को पकड़ के रखा, वो लोग वहीं के वहीं रह गए, और जो लोग परिवर्तन को स्वीकार किया, जिन लोगों ने औद्योगिकरण को स्वीकार किया, जिन लोगों ने व्यापार को स्वीकार किया, जिन लोगों ने मुद्रा व्यवस्था को स्वीकार किया, वे लोग निरंतर आगे बढ़ते चले गए और धन और समृद्धि में वो डूबते चले गए। ये परिवर्तन का दौर था। इसी तरह हमारा जब मौर्य काल आया तो भारी परिवर्तन आया और राज्य में टैक्सेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। समय बीतता गया, कला में हमारा विकास हुआ, हमारे साहित्य में हमारे विकास हुए, मूर्ति कला आगे जाके मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला का हमारा आगमन हो गया। फिर हमारे जाकर के गुप्त काल में हमारी कई चीजों का जो है कि आगाज हुआ। हमारे लोहे का 22 फीट का महरौले में लौह स्तंभ गढ़ दिया गया, चरक संहिता, आयुर्वेद, ऐसे हमारे अभिज्ञान संगुत्तम तलम जैसे हमारे जो है महाकाव्य जो है कि हमारे लिखे गए, रामायण महाभारत जैसी, जातक कथा जैसे हमारे जो है कि कई हमारे पुस्तक लिखे गए। इन्हीं विचारधाराओं और चिंतन पर आज हमारा भारत जो है टिका हुआ है। आगे चल करके हर्षवर्धन का काल, राजपूत काल, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, फिर ब्रिटिश का काल, निरंतर परिवर्तन होता रहा और इस परिवर्तन में लोग रोज कुछ ना कुछ सीखते रहे। जहां युद्ध प्रणाली में हमारा परिवर्तन हुआ, हमारे भवन निर्माण में परिवर्तन हुआ और बहुत ही हमारा जो है कि मुगल काल में ताजमहल जैसे हमारे भव्य भवन का हमारा जो है कि निर्माण हमारा जो है कि है, जो वास्तुकला का एक बहुत बेहतरीन नमूना है। समय बीता, 18वीं सदी आई और विचारधाराओं में परिवर्तन के साथ साथ हमारे जो है कि औद्योगिकरण आया, जहां पर लोग अधिक से अधिक मध्यकाल तक कृषि पर जिनकी बहुत निर्भरता थी, उस निर्भरता के परंपरावादी दौर को तोड़ते हुए हमने औद्योगिकरण में हमने रखा और ये कहा गया कि जिन देशों में औद्योगिकरण होगा उन देशों में परिवर्तन अधिक से अधिक होगा, विकास अधिक होगा, वहां के लोग अधिक से अधिक समृद्ध होंगे। और इंग्लैंड से शुरू हुआ औद्योगिकरण पूरे पश्चिमी देशों में फैल गया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, और आप देखते हैं कि जहां पर सबसे पहले औद्योगिकरण आया वह देश आज विश्व के सबसे धनी और संपन्न देश है। औद्योगिकरण का परिणाम रहा हमारा आवागमन, यातायात में भी परिवर्तन आना। यातायात में परिवर्तन होने के कारण, लोगों के आने जाने की सुगमता के कारण इसका परिणाम हुआ कि बड़े बड़े उद्योग जो है कि हमारे जो हैं कि नगरों की भी जो है कि हमारी स्थापना हुई। पहले कहाँ इंडस सिविलाइजेशन में हमारे किस तरह के नगर थे और आज हमारे जो है इस तरह के भव्य नगरों का जो है कि हमारा निर्माण हुआ। आते हैं हम 20वीं सदी के उत्तरार्ध में और इस 20वीं सदी के उत्तरार्ध में कंप्यूटर ने दस्तक दिया और इस कंप्यूटर के दस्तक ने हमें जो है पूरा विश्व के पैटर्न को बदल करके रख दिया। और आज पूरा विश्व आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर का आगमन होना और सूचना तकनीक में एक भारी परिवर्तन होना। ये कंप्यूटर में हम पहले देखें, कंप्यूटर से देखिए पूरा दुनिया हमारा जो है कि एकदम एक समझिए ग्लोबल विलेज के तौर पर हमारा परिणत हो गया और हाथों में हमारे मोबाइल आ गए। और इस मोबाइल, ये सिर्फ मोबाइल नहीं है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी हैं।
सकारात्मक प्रभाव यह है कि पूरे विश्व को हमारे हाथों में आके समेट दिया। चाहे एग्जामिनेशन देना हो, फॉर्म भरना हो, दूर दराज के सूचनाओं को ग्रहण करना हो, बैंकिंग का काम करना हो, सूचना ईमेल करना हो या मनोरंजन करना हो, तमाम तरह की चीजें आपके हाथ में हैं और आप पलक झपकते ही वो कार्य कर बैठते हैं। और इतने तेजी से सूचनाओं का वायरल होता है, आप सोचिए, आप पोस्ट किए, हजारों लोगों तक वो विचारधाराएं चली गई। सोचिए आज सूचना तकनीक कितना शक्तिशाली इस देश में हो, इस जगत में हो चुका है। और इसी सूचना तकनीक का एक नया स्वरूप जो है सामने आ रहा है और वह स्वरूप है एआई। अब जो है ये एआई, अब देखिए कि एआई का जमाना आ रहा है और अब इसी का दौर है। हम बहुत लंबे समय तक की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन आगामी 50 वर्षों तक की कल्पना तो हम निश्चित रूप से कर सकते हैं कि अब बहुत तेजी से बदलाव होना है। अब आपका साथी एआई होगा। हमें खाना क्या है, हमें करना क्या है, हमें जो है कि डेटा एनालिसिस कैसे करना है, हमें मेडिकल से संबंधित हमें ऑपरेशन कैसे कराना है। बड़े बड़े सुपर हॉस्पिटल भी एआई से जुड़ रहे हैं। झारखंड सरकार भी एआई से अपने जो है मेडिकल को जो है कि सिस्टम को जोड़ रही है। ऑपरेशन भी इससे जुड़ रहे हैं, आपके पेशेंट इससे जुड़ रहे हैं, विद्यार्थी इससे जुड़ रहे हैं, अपने आंसर बना रहे हैं। हमारे जो है ऑटोमेटिक व्हीकल्स रोड पर चल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो पूरी तरह से वह जो है कि वो लैस है। कैमरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम कर रहा है, लाइट जलना, सूर्य रोशनी आएगा, अपने से ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से अब ये दुनिया गुजरने वाला है। अगर इस परिवर्तन को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, इससे भागेंगे, इसे जटिल समझेंगे, तो मैं निश्चित रूप से आपको दावा करता हूं कि आप समाज में पिछड़ जाएंगे, इस दुनिया में आप पिछड़ जाएंगे। तो अभी समय है और उस समय के रहते हुए हर उम्र के लोग इस बदलते हुए वातावरण और इस सूचना तकनीक और आने वाले आभासी दुनिया से आप दूर नहीं जाएं, बल्कि इसे समझने की कोशिश करें और इससे होने वाले बदलाव को आप समझें और उसे अपने जीवन में आत्मसात करें। अगर आप आत्मसात नहीं करते हैं तो आप पिछड़ जाएंगे, आप जो है टूट जाएंगे और आपका आर्थिक विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगा। और जो इसको स्वीकार करेगा वह विकास की नए कीर्तिमान को गढ़ेगा। ये आज की सच्चाई है और इस सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो मतलब आप रूढ़िवादी हैं, और अगर आप स्वीकार करते हैं तो आप प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं। इसलिए इन बातों को जो हमने बोला, इसे एक बार गंभीरतापूर्वक अपने अतीत को तलाश लें और उस अतीत के संदर्भ में होने वाले बदलावों को भी आप देखें, तो आप निश्चित रूप से आप स्वीकार आपको करना ही पड़ेगा कि परिवर्तन प्रकृति की नियति है और उसे आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।